Hello and welcome back to Eduverse News Analysis. Today is 7 December 2022 and we are going to discuss the Hindu newspaper analysis. First of all, we have to see the article which we are going to discuss today. The first article which we are going to discuss is related to World Bank. वर्ल्ड बैंक रेजेस इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.9%। यहाँ वर्ल्ड बैंक ने क्या लगाया है, अंदाजा लगाया है, एक प्रोजेक्शन दिया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी वो कितने परसेंट तक इंक्रीज होगी। इस आर्टिकल को देखेंगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के आर्टिकल्स हैं, है ना, न्यूज़ेस हैं, तो उन सबको देखेंगे। बहुत अजीबोगरीब एक न्यूज़ आई हुई है, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे, तो बहुत अजीबोगरीब न्यूज़ है, इसको भी हम देखेंगे, इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है, तो लास्ट में वो न्यूज़ है तो मैं ज़रूर से आपको चीज़ें बताऊँगा। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से भी सर्च करके टेलीग्राम में पीडीएफ अवेलेबल ले सकते हैं, वहां से, है ना, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में एक पेज है हमारा एड्यूवर्स न्यूज एनालिसिस का, आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ मैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके से द हिंदू के और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आती हैं डेली बेसिस में, और कंटिन्यूसली यहाँ पे पोस्ट होते रहते हैं, क्यूजेस वगैरह आते हैं, क्यूज़ वगैरह होते रहते हैं, है ना, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम सब्जेक्ट और पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। _प्रकाश_अंडरस्कोर नाम से हमारी एक आईडी है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। वर्ल्ड बैंक रेजेस इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.9%। रिसेंटली क्या हुआ है, इंडियाज इकोनॉमी दिस ईयर टू 6.9%। इंडिया की जो इकोनॉमी के ग्रोथ रेट है, इसको प्रोजेक्शन मिला है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि कितने परसेंट तक रेज हो सकती है, 6.9% तक की ग्रोथ रेट बताई है ना। तो ये चीज़ एक पॉइंट निकल के आ रही है। इसके ऊपर 2 या 3 दिन के अंदर अंदर बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल आएंगे, तो तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों इस तरीके से प्रोजेक्शन निकाला है, इसके पीछे का रीजंस क्या है, क्या मेजर्स उठाए जा सकते हैं इसको और बढ़ाने के लिए, इस ग्रोथ रेट को किस तरीके से मेंटेन करके रखना होगा। जैसे 2023 क्या है, 2023 को बहुत सारे लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऐसा इकोनॉमिक स्लो डाउन होने की आवश्यकता है ना। तो अगर आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है, सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको जो है सेव करके आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं 2023 के लिए, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 2023 जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल सकती है। अब ये क्या है, क्या भी रीजन है, उसके जैसे आर्टिकल आएंगे तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, कर्बिंग टेरर फाइनेंसिंग इन अफगानिस्तान होल्ड द की रीजनल सिक्योरिटी NSA। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे कौन है, अजीत डोवाल जी। तो अजीत डोवाल जी क्या कह रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग हुई है NSA सेक्रेटेरिएट्स सिक्योरिटी काउंसिल इन दिल्ली ऑन ट्यूसडे। तो मंगलवार की ये मीटिंग हुई है, आप सभी लोगों को पता होगा, है ना। इंडिया सेंट्रल एशिया की मीटिंग है, इसके अंदर से कुछ आउटकम्स निकल के आए। पूरी दिन ये मीटिंग चली है, इसके ऊपर बातचीत चली है किस तरीके से हम जो है टेरर को डील करेंगे और उससे किस तरीके से, मतलब एक तरीके से डील किया जाए टेरर को, है ना, कैसे ओवरकम किया जाए, है ना। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे होस्ट किए थे लीडर को ऑफ द कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एग्रीड टू हैव अ सिक्योरिटी चीफ मीट ऑन अ रेगुलर बेसिस टू डिस्कस इंडियाज एक्सटेंडेड नाइबरहुड पॉलिसी। तो इंडिया की जो एक्सटेंडेड नाइबरहुड पॉलिसी है उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, मोदी जी जो हैं, इन्होंने होस्ट किया। इन्होंने बोला ये चीज़ की अलग अलग कि वहाँ के जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, है ना, सिक्योरिटी चीफ्स हैं, उन लोगों की मीटिंग करवाई जाए। जब वो मीटिंग करेंगे तो सिक्योरिटी के ऊपर प्रॉपर बात कर सकेंगे कि हमारा ये प्लान है, आपका ये प्लान है, और मिल के हम किस तरीके से टेररिज्म से डील कर सकते हैं। क्लियर। डिस्कस द करेंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान। जो अभी इन्होंने क्या डिस्कस किया, जो अफगानिस्तान के ऊपर करेंट सिचुएशन है ना, जो सिक्योरिटी की और स्टेबिलिटी की बात की जाए रीजनल। अब क्योंकि अगर वहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहेगी तो उसका प्रभाव इंडिया और बाकी जगह पे भी, बाकी नाइबरहुड कंट्रीज में भी देखने को मिलता है। इसलिए अगर क्या रहना है, अगर आपको पीसफुल तरीके से रहना है, स्टेबिलिटी तरीके से रहना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो पीसफुल तरीके से और स्टेबिलिटी में हों। सोवर्निटी, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई। क्लियर।
है ना। तो जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन की सिचुएशन, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिटेरोइट हो रहा है, तो इसकी आवश्यकता है कि हम इसके ऊपर अच्छे से वर्क करें। चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं कौन सा और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए निकल के आ रहे हैं। तो सिनेरियो फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियाज एंड द वर्ल्ड, इंटेंस इंगेजमेंट, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, G20 से रिलेटेड ये आर्टिकल है। G20 के अंदर क्या बोला गया है? G20 के अंदर बोला गया है कि इंडिया कैन वर्क विद जर्मनी टू ब्रिंग G20 पार्टनर्स टुगेदर फॉर द ग्लोबल यूनिटी। यहाँ पे ग्लोबल यूनिटी की बात की गई है। यहाँ बताया गया है कि एक साल के अंदर G20 हमारे पास बहुत बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। हम अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ों को डील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है। फिर मोदी जी ने यहाँ पे रिसेंटली ये भी चीज़ कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी सिर्फ मिली, ये गवर्नमेंट की कोई एक तरीके से जीत नहीं है, ये एक तरीके से हम सब की जीत है ना। सिर्फ गवर्नमेंट या पार्टी की, किसी एक पार्टी की जीत नहीं है, सभी मिलके पार्टी की जीत है, और हम सबको मिलके इसमें काम करना चाहिए। मतलब इन्होंने जो अपोजिशन है और भी पार्टीज है, उन सबको बुलाया कि हम सब इसके अंदर मिलके काम करेंगे, है ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई भी एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो लोकल पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स भूल के हमें इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी पार्टी से जो भी जितना भी जैसे भी बन पड़ रहा है वो चीज़ करना चाहिए, है ना। सिनेरियो ये इस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं, तो वो वही चीज़ हमने डिस्कस की हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे जर्नल निकाला और टर्निंग पॉइंट्स का, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, राइट। सिनेरियो फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, देखिए कुछ खास आर्टिकल नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से वो मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पे बताया गया है कि द फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ ब्रिक्स के अंदर फास्टेस्ट ग्रोथ हो रहा है ना। अब ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील कितने कंट्रीज है बताइए? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। BRICS याद रखना है, कंट्रीज के नाम तो याद रहेंगे आपको। चलिए, ब्रिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो चाइना की देखने को मिलती है, फिर इंडिया की देखने को मिलती है। इंडिया और चाइना टॉप पे चल रहे हैं, लेकिन वहीं पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम CII रिपोर्ट कहता है इंडिया एंड द वर्ल्ड सिनेरियो टू 2025 पब्लिश इन 2005 प्रोजेक्टेड 3 सिनेरियोज फॉर इंडियाज फ्यूचर डीपनिंग कंट्रीज। इंडिया शाइनिंग मूड एट दैट टाइम द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्री मार्केट डेमोक्रेसी। इंडिया कैसी डेमोक्रेसी है? फ्री मार्केट डेमोक्रेसी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो फास्टेस्ट डेमोक्रेसी है, फास्टेस्ट मार्केट डेमोक्रेसी है, मार्केट लिख सकते हैं यहाँ पे, फास्टेस्ट मार्केट डेमोक्रेसी है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ चाइना की, तो चाइना इज़ एन ऑटोक्रेटिक स्टेट। चाइना एक ऑटोक्रेटिक स्टेट है, जो ऑटोक्रेटिक इकोनॉमी है। हाँ, उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बट वहाँ पे क्या है? ऑटोक्रेटिक है। इसलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से डेमोक्रेटिक है, कोई जो भी चाहे जैसा भी चाहे डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ों को कर सकता है। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ये चीज़ें, बताएं, जिससे इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ इंडिया में बढ़ जाए। ये आपको याद रखना है। चाइना वॉज द, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा है, चाइना वॉज द पावर हाउस इन द ब्रिक प्रोजेक्शन। इंडिया, ब्राज़ील, रशिया एंड साउथ अफ्रीका वेयर द अदर 4। तो पहले नंबर पे कौन है? चाइना है प्रोजेक्शन में कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रहा है। सेकंड नंबर पे कौन है? इंडिया है, फिर ब्राज़ील है ना, ग्रोथ की मामले में बात कर रहा हूँ मैं, देन रशिया है और देन साउथ अफ्रीका है। क्लियर? ये इस ऑर्डर भी आप याद रख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई हैं। फिर यहाँ पे बताया गया कि जो हमारे पास G20 की मेंबरशिप मिली है, चेयरमैनशिप मिली है। अब देखिए, कभी भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो या कुछ भी इस तरीके से चीज़ें कर रहे हो, तो वहाँ पे G20 का जिक्र जरूर करना है ना। कोशिश करना है उस पॉइंट्स को लाने की, IR या अगर जहाँ तक हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसको करना है। जैसे यहाँ पे बताया गया, गार्डियन अप्रोच ऑफ द यूजिंग द सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन द लोकल सिस्टम हेल्प द वर्ल्ड गेट आउट ऑफ द पॉली वर्ल्ड लाइक सिनेरियो इट कॉट इट। तो गार्डियन अप्रोच को आवश्यकता है हमें लेके चलने की। कहाँ पे बताइए? G20 के अंदर। गार्डियन अप्रोच क्या कहता है? गार्डियन अप्रोच कहता है लोकल सॉल्यूशन को, लोकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात करता है। गांधी जी क्या बात करते थे? गांधी जी बात करते थे ना कि हर गांव का विकास हो, है ना, हर आदमी का विकास हो। तो वो गांव के विकास की बात करते थे, लोकल लेवल पे वर्क करते थे और लोकल लेवल की अपलिफ्टमेंट की बात करते थे। इसी तरीके से हमें G20 के अंदर ये सारी चीज़ों को रखना है कि अगर हम लोकल वोकल करेंगे, बेसिक चीज़ों में वर्क करेंगे, तो अब अपने आप सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी।
क्लियर। फिर यहाँ पे अटकता भारत और ये सारी चीज़ें डिस्कस की। इतना खास आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड के अंदर टॉप इतने लोग हैं, मिलीनियर्स हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने, उनकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बस वही चीज़ें यहाँ पे बात की गई, इतना कुछ खास है नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। The next article which we are going to discuss is related to Delhi choking, but do not blame stubble burning alone. देखिए मैं पूरा का पूरा करक समझा देता हूँ इस आर्टिकल का, कुछ खास ऐसा नहीं है जो आपको पता ना हो, है ना। यहाँ पे बताया गया है कि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा और न्यूज़पेपर और टीवी के अंदर बहुत जोरों शोरों से क्या चल रहा है, स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड डे, है ना। After one issue dies down after the one strong wind speed day that blows the debate away, next winter we are back expressing outrage again. बात की जा रही है स्टबल बनने की। हर जगह ये बोला जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है उसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा जो रीजन है स्टबल बर्निंग है। पर ये राइटर ये कहते हैं कि यार सिर्फ स्टबल बर्निंग से ये चीज़ें नहीं हो रही, अदर फैक्टर को भी हमें देखना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2.5 मिलियन जो है एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ एनुअली होती है इंडिया के अंदर। सोचिए इंडिया के अंदर 2.5 मिलियन लोग जो हैं हर साल डेथ हो जाती है ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन। और सिर्फ इतने लोगों की डेथ नहीं होती बल्कि और भी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे थ्रोट, गले में आई आंखों का जलना, गले में जलन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एबल टू इंटर द ब्लड स्ट्रीम। और जो पॉल्यूशन है पीएम, जैसे PM 2.5, PM 10, है ना, ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब ये हम क्या कर रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट उससे क्या होगा, उससे कुछ खास होने वाला नहीं है जब तक हम उसमें वर्क ना कर सके। स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम गोइंग अबाउट, तो अब क्या होता है, हर साल ठंड में क्या होता है, जो फैक्ट्रीज हैं उसे रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ना। लोगों को बोला, स्कूल बंद कर दिए जाते, लोगों को बोला जाता है आप अपने घर से काम करिए, घर पे रहिए। फायर क्रैकर्स के ऊपर बैन लगा दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर दिया जाता है, ट्रक्स इन और कार को अलाउ नहीं किया जाता सिटी के अंदर इंटर करने के लिए, ट्रक्स वो बड़े बड़े ट्रक्स को, कार में और डी बैन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। तो इट्स नॉट एन सॉल्यूशन, है ना। आप क्या कर रहे हो, आप थोड़े समय के लिए इस चीज़ को कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, है ना। स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम गोइंग अबाउट देयर रेगुलर वर्क इज़ अ प्लेन बैड गवर्नेंस। ये सबसे सीधा क्या है, बैड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। जब भी बैड गवर्नेंस का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या बैड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है ना। तो जनरली ऐसा है कि इंटरव्यू में भी पूछा गया था बैड गवर्नेंस क्या है, तो आप बता सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों को भी बैड गवर्नेंस की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। क्लियर कि इट्स नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, हमें परमानेंट सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना होगा। वाई दिल्ली एयर इज बैड, क्यों दिल्ली की जो हवा है वो सबसे ज़्यादा खराब है। दिल्ली की हवा इस वजह से, सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वहाँ पे स्टबल बर्निंग हो रही है जिसकी वजह से ज़्यादा हर्ट हो रही है, जबकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर पैटर्न जो है फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा हैप्पी सीडर यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ स्टबल बर्निंग की, तो वहाँ पे हैप्पी सीडर सॉल्यूशन है, सैडली नॉट बीन हैप्पी एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे से देखने को मिला है नहीं है ना। ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ लुकिंग टू द डेट ऑफ पीएनजी इंडस्ट्री का डेटा हमें देखना पड़ेगा। सिटीजन हु प्राइमली है टू व्हीलर हैव नॉट मूव्ड यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिनके पास टू व्हीलर है ना, वो क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ही नहीं करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं सिंपल सी चीज़ें आपको बताता हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल सकती हैं। अगर लोग अपने जो दिन भर की चीज़ें करते हैं उसमें चीज़ों को चेंज कर लें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे कि लोकल लोग, जैसे जो भी एक सिंगल पर्सन अगर एक कार में जा रहा है या बाइक में जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो लोगों को लिफ्ट दे सकता है ना, जो आसपास लोग जा रहे हैं उनको लिफ्ट दे सकता है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो संसाधनों का यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से हो पाएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा बाइक्स और गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी रोड पे, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल कम हो सकता है, अपने आप कम हो सकता है। अब एक आदमी को जाना है, मैंने ये चीज़ कल भी डिस्कस की थी कि किसी आदमी को क्या जाना है, जॉगिंग करने जाना है, तो घर से जॉगिंग करने के लिए नहीं निकलता है, घर से क्या लेके निकलता है, कार, सिंगल पर्सन है, कार लेके निकलेगा, है ना। और कार लेके निकलेगा, फिर जाएगा, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत जॉगिंग करेगा, घूमेगा और फिर चलाएगा, फिर कार से आएगा। तो वो एक तरीके से क्या कर रहा है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी कार का यूज कर रहा है।
तो जो कि बहुत ही गलत है। वो क्या यूज कर सकता है, वो साइकिलिंग का यूज कर सकता है ना। साइकिलिंग कल्चर को बढ़ाना होगा। अगर हम ये चीज़ों पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, साइकिलिंग कल्चर को बढ़ाएं, छोटी छोटी जगह पे जा रहे हैं, आसपास जा रहे हैं, 1 से 2 किलोमीटर के एरिया अगर कवर कर रहे हैं, एक मिनिमम रेंज बता रहा हूँ, लोग तो बहुत लंबा लंबा भी कवर करते हैं, पर अगर आप मिनिमम रेंज कवर कर रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर भी, तो आप साइकिलिंग का यूज बहुत इजीली कर सकते हो, पैदल यूज जा सकते हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ पॉल्यूशन लेवल भी कम होगा। तो आप ये चीज़ें पुट कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के अंदर। क्लियर हो गया पॉइंट आपको, है ना। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा, थोड़ा सा गवर्नेंस सिस्टम के अंदर ये चीज़ें को चेंज लाना पड़ेगा। अब देखिए, आप बोलेंगे सर ये गवर्नमेंट कैसे ला सकती है, ये गवर्नमेंट ला सकती है। जैसे कि आप देखेंगे ना, स्वच्छ भारत अभियान जो था वो जन भागीदारी से हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान जन भागीदारी से ही एक तरीके से कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ है ना, और आज भी चल रहा है। अभी आवश्यकता है कि हम क्या करें, साइकिलिंग कल्चर को बढ़ाएं, है ना। लोग पैदल चल रहे हैं। अब अगर मोदी जी या गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस पर फोकस करने लग जाए कि साइकिलिंग कल्चर को बढ़ाना है, साइकिल करें, रोज रोज जो है घूमने जा रहे हैं जो लोग, तो वो कार से ना जाए। कोई भी अगर पार्क में जा रहा है घूमने या वो करने जा रहा है, तो उसके घर के 2 से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर पार्क मिल जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या करे, वो बाइक से ना जाए, वो कार से ना जाए, वो क्या करे, साइकिलिंग का यूज करे। सुबह सुबह तो साइकिलिंग का यूज करे, परमिट ही नहीं है ना। बहुत ज़्यादा जरूरी वर्क है, बहुत ज़्यादा दूर जाना है, तब वो यूज करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बहुत अगर जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकता है, अगर रेगुलर बेसिस में हो रहा है तो क्या होगा, इससे एक तो कई चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहला सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा सॉल्यूशन, हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तीसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम कम होगा, है ना। ट्रैफिक जाम कम होगा, समय बचेगा, सारी चीजें एक साथ सॉल्व हो सकती हैं। सोचिए, एक जो सॉल्यूशन है उससे कितने ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम मतलब कितने ज्यादा सॉल्यूशन निकल सकते हैं अगर एक चीज को अडॉप्ट कर लिया जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें थी, जैसे कि कल आप लोगों को पता होगा अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी थी, तो वहां पे पंच तीर्थ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही। 5 तीर्थ हैं, आप इनसे रिलेटेड, इसलिए आपको ये याद रखना है। गवर्नमेंट विल सून स्टार्ट अंबेडकर सर्किट ऑन द लाइन ऑफ रामायणा एंड बुद्धिस्ट सर्किट। इट विल बी कनेक्ट द 5 साइट्स एसोसिएटेड विद डॉक्टर BR अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इनको। तो इनसे रिलेटेड ये चीज है, तो इसको हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट विल सून स्टार्ट अंबेडकर सर्किट। ही अंबेडकर सर्किट पहला है दिल्ली के अंदर, दिल्ली रेसिडेंस वेयर ही लीव ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर, जब वो अंतिम समय में जहाँ पे वो रहे हैं। ये देखिए, लंदन वेयर द अंबेडकर स्टेट एंड स्टडीज। ये डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की। ये पैदा कहाँ हुए, ये मैं बात करता हूँ इनका बर्थ प्लेस की, तो मध्य प्रदेश में महोबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश महोबा के अंदर इनका जन्म हुआ है। दूसरा मैं बात करता हूँ दादर मुंबई वेयर हिज बॉडी वाज क्रीमेटेड। इनकी बॉडी को जहाँ क्रीमेट किया गया वो दादर मुंबई में है ना। चौथा मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र नागपुर वेयर अंबेडकर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। यहाँ पर ये क्या हुए हैं, ये महाराष्ट्र नागपुर के अंदर ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए हैं। पैदा जहाँ हुए, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, जहाँ पे गए और जहाँ वे अपने जीवन के अंतिम समय में जहाँ ये रहे। ये सारी चीज़ें, ये 5 चीज़ों जगहों को कनेक्ट किया जाएगा, ये याद रखना है आपको। क्लियर। चलिए, अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, वर्ल्ड सॉइल डे जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हमने इसके ऊपर डिस्कस भी किया था। 5 दिसंबर इज द वर्ल्ड सॉइल डे। आज चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए आज कौन सा दिन है ना। कुछ फ्लैग करके है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 7 दिसंबर कौन सा दिन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सर्च करके। वर्ल्ड सॉइल डे WSD इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को देखने को मिलता है। टू हाईलाइट द वैल्यू ऑफ द हेल्दी सॉइल एंड टू प्रमोट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल रिसोर्सेज। थीम्स फॉर दिस ईयर्स क्या है, सॉइल वेयर द फूड बिगेन। हम इसके ऊपर डिटेल में आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो आर्टिकल नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखना है। टेलीग्राम और यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी मैंने पोस्ट कर दिया विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, शब्दों में लिखकर भी पोस्ट कर दिया है टेलीग्राम में भी, वहां पे तो आप दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। ग्लोबल सोइल पार्टनरशिप GSP एस्टेब्लिश्ड जो है इनिशिएटिव क्या सोइल के वो देख लेते हैं। जैसे बॉन्ड चैलेंज, ग्लोबल सोइल पार्टनरशिप कब, टू पोजिशन सोइल ऑफ ग्लोबल एजेंडा, प्रमोट सस्टेनेबल सोइल मैनेजमेंट, सब देखेंगे। अब सोइल डिग्रेडेशन के क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि ड्राइवर्स क्या है। ड्राइवर्स का मतलब ये है कि सोइल डिग्रेडेशन किसकी वजह से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से बढ़ रहा है। जी हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से सोइल जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से बढ़ रहा है।
अर्बन एक्सपेंशन ज़्यादा हो रहा है, डाइट में चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ठीक है, वेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल हो रहा है ना, डिफोरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सब क्या है, ये सब ट्रिगर्ड करते हैं, ड्राइवर्स हैं सॉइल डिग्रेडेशन को। दूसरा थ्रेट क्या हो जाता है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन लॉस हो जाता है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है। मैंने आपको बताया था टोटल 18 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें से 15 न्यूट्रिशन कहाँ से प्लांट्स लेता है, वो लेता है डायरेक्ट सॉइल से, है ना, पिछली बार मैंने ये बताया था। और 3 न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, फोटोसिंथेसिस से उनको मिलता है। क्लियर। अराउंड 30% ऑफ द इंडियाज टोटल जोग्राफिकल एरिया इज अंडर डिग्रेडेशन। सोचिए इंडिया का 30% एरिया क्या है, डिग्रेडेड लैंड है, जहाँ पर पैदावार अच्छे से नहीं होती है, बिल्कुल डिग्रेडेड है, बंजर जमीन है। अगर इसे हम सुधार ले जाते हैं तो ऑब्वियसली अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे इसके, क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है, सभी को पता है कि फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल सकती है ना, और वायलेंस बढ़ सकता है, वो सोशल इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, पॉवर्टी बढ़ सकती है, माइग्रेशन बढ़ सकता है, इकोसिस्टम और लैंडस्केप का डिटोरेशन देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से मैं कुछ इनिशिएटिव की बात कर रहा था सोइल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टू सोइल यहाँ पे बॉर्न चैलेंज टू ब्रिंग द 150 मिलियन ऑफ हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेटेड लैंड इनटू द रिस्टोरेशन बाय 2020 एंड 350 मिलियन बाय 2030। तो ये हमारा टारगेट था बॉर्न चैलेंज के अंदर, ये आपको याद रखना है। क्लियर। फिर हमने कुछ प्लेज लिया था टू अचीव द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी 2030 तक हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगे, मतलब जितने भी लैंड जो डिग्रेड हो रही है उसे जीरो तक पहुंचा देंगे। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड भी देखा था पिछले आर्टिकल के अंदर, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी हमने ये देखा हुआ है। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल का, इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल सपोर्ट लाइफ बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिशन को हमें प्रोवाइड करता है ना, सॉइल स्ट्रक्चर, रिसाइकल वाइटल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, 95% अवर फूड जो है कम आता है सॉइल से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो न्यूज़ में थी वो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंडोनेशिया इरप्शन ऑफ माउंट सेमेरू, है ना, तो माउंट सेमेरू के बारे में पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पे है माउंट सेमेरू। तो माउंट सेमेरू आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडोनेशिया के अंदर दो इम्पॉर्टेंट जो आइलैंड है, जैसे कि एक हो गया देखिए ये जावा आइलैंड, जकार्ता और जावा, तो ये जकार्ता यहाँ पे है, जावा आइलैंड्स हो गई, सुमात्रा और जावा आइलैंड, ये सुमात्रा वाला है, ये एस और जावा जे। जावा के अंदर माउंट सेमेरू, यहाँ पे ये माउंट सेमेरू है, ये आपको याद रखना है ना। इंडोनेशियन माउंट सेमेरू has erupted throwing the plum of hot volcanic as 15 किलोमीटर into the sky, 15 किलोमीटर ऊपर तक सोचो गया है, कितनी बड़ी चीज़ है ना, 50,000 फीट, बहुत बड़ी चीज़ है ये। इंडोनेशिया हैज़ अ मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है। अब इंडोनेशिया से रिलेटेड मैं एक आर्टिकल, एक न्यूज़ और बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है, आपको सुन के ही बड़ा मजा आ जाएगा, है ना। द यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडोनेशियन प्लेट आर द 3 एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट दैट कॉज अ सबडक्शन जोन वेयर दीज वॉल्केनो आर फॉर्म। 3 प्लेट जाके मिलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी प्लेट, ये आपको पता होना चाहिए। यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 3 प्लेट जाके मिलती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। बाराक बांग्लादेश का टाइज देख लेते हैं, ये बांग्लादेश है ना, ये बाराक है। बाराक और बांग्लादेश का टाई क्या हुआ वो हम देख लेते हैं, है ना। बाराक वैली आसाम के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। The first festival celebrating the linguistic and cultural ties between the Barak Valley region of Assam and Shehret segment of Bangladesh began recently. Organized by India Foundation and supported by Culture Ministry of Assam government, the festival undermined the commonalities between the India and Bangladesh, specifically Salit variant Bengali language and Salit कल्चर। तो इस कल्चर और इस बंगाली कल्चर को बढ़ाने के लिए ये चीज़ किया गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ हम देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़, जो जैसे वासेनगर अरेंजमेंट की बात करता हूँ। इंडिया टू एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ वासेनगर अरेंजमेंट, वासेनगर अरेंजमेंट का WA, ये मेंबर कंट्रीज है, इंडिया यहाँ पार्ट है, देखिए पाकिस्तान चाइना इसका पार्ट नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया पार्ट है इसका। इस तरीके से जो भी US है, कनाडा है, मेक्सिको है, तो ये चीज़ याद रख सकते हैं आप, अर्जेंटीना वगैरह भी है।
तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 जनवरी 2023 से वासेनगर का जो है चेयरमैन हम लेंगे। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉसिबल इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। द वासेनगर अरेंजमेंट इज वॉलेंट्री एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजम। यहाँ पे ये क्या है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिजम कंट्रोल रिजम बनाया गया है कि अरेंजमेंट फॉर्मली स्टैब्लिश 1996 में स्टैब्लिश किया गया है। 42 मेंबर्स इसके अंदर हैं। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स, जो कन्वेंशनल वेपन्स एक जगह से दूसरी जगह जाएगा उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देनी रहेगी, है ना। ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया बिकम इट्स मेंबर इन 2018। इंडिया जो है 2018 में इसका मेंबर बना, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म और मार्क्सिज्म में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये जाके आपको रीड करना है सिंपली इस पीडीएफ से, है ना। जैसे कि मैं बस एक तरफ पढ़ता जाऊंगा, दूसरी तरफ आपको समझ लेना है। रिलीजन में इनका था कि आपको सिर्फ हैप्पी रहना है, आपको इस उसमें नहीं बंधे रहना कि यार कहाँ से एंड हुआ कहाँ से अंत हुआ। ये बुद्धिज्म और मार्क्सिज्म दोनों की फिलॉसफी थी। ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, यहाँ पे बताया गया है। राइट टू ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी क्या करता है, ब्रिंग करता है पावर ऑफ वन क्लास एंड सॉरो टू अदर क्लास। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा रहेगी तो एक क्लास तो खुश रहेगी, लेकिन दूसरी क्लास क्या रहेगी, दुख में रहेगी। ये इनका कहना है, ये मार्क्सिज्म भी कहता है, बुद्धिज्म भी ये फिलोसफी मानता है। फॉर हैप्पी एंड फेयर सोसाइटी सॉरो इज रिमूव बाय रिमूविंग इट्स कॉज। खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर समाज को खुश रखना है तो उसके लिए दो ही रीज़न है। क्या कर सकते हैं आप, जो दुख का कारण है उसे हटा दो, है ना, जैसे जो बुद्धिज्म कहता है। और प्राइवेट ओनरशिप के अंदर अगर आप देखोगे मार्क्सिज्म को, तो ये भी वही चीज करता है, ब्रिंग पावर टू वन क्लास एंड सोरो टू अदर क्लास थ्रू एक्सप्लॉइटेशन, है ना। फॉर हैप्पी के लिए सोरो इज रिमूव्ड बाय द अबॉलिशिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ कॉज ऑफ सोरो। उस सोरो को, उस कॉज को हटा देना ही क्या है, मार्क्सिज्म की फिलोसफी है। कम्युनिज्म की बात करते हैं, अ सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर दैट इन्वॉल्व द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशल क्लास, मनी एंड द स्टेट। बुद्धा established communism on a very small scale in a संघ without dictatorship, है ना, ये आपको याद रखना है। क्लियर। कम्युनिज्म की बात करता हूं मैं यहाँ पे, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट वर्किंग क्लास इज द अल्टीमेट गोल। यहाँ पे ये कम्युनिज्म इनका ये मतलब है। क्लियर। एक डिक्टेटरशिप का मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, जो वर्किंग क्लास है उसे हम प्रोलिटेरिएट कहते हैं, प्लोरिटेरिएट कहते हैं वर्किंग क्लास को। जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स हैं, है ना, उनका ही राज होना चाहिए, उनकी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। एक तरीके से वही सारी चीज़ें यहाँ पे कम्युनिज्म के अंदर भी बोला गया है। कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, जो चीज़ें अलग हैं बुद्धिज्म और मार्क्सिज्म के अंदर, वो चीज़ें देख लेते हैं। क्योंकि पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था मार्क्सिज्म को गांधीज्म से कंपेयर करके, प्रीलिम्स में ही पूछा गया था, सोचिए। तो पॉसिबली इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। मीन्स टू अचीव अ हैप्पी एंड फेयर सोसाइटी क्या है, बुद्धा वॉज बोर्न डेमोक्रेट एंड ही डाइड अ डेमोक्रेट। मीन्स क्या है यहाँ पे, वॉयलेंस एंड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, है ना। मार्क्सिज्म के अंदर क्या है, वॉयलेंस करना, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट का जो वर्किंग क्लास है उनका डिक्टेटरशिप होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे क्या है, मीन्स यहाँ पे बुद्धिज्म के अंदर अचीव हैप्पी एंड फेयर सोसाइटी बनाना। स्नैचिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द रिच क्लासेस बाय द फोर्स वायलेंस एंड एस्टेब्लिशिंग द रूल ऑफ वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास का रूल बनाना, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रिच क्लास के पास है उसे खींच लेना, वहाँ पे छीन लेना उन लोगों से। मोर अपील क्या की गई है यहाँ पे बुद्धिज्म के अंदर, हिज पाथ ऑफ बिलीवर कन्वर्ट मैन बाय चेंजिंग हिज मोरल इंक्लिनेशन बाय परस्यूइंग पाथ ऑफ वॉलेंटरी। तो वॉलेंटरी तरीके से यहाँ पे लोगों को चेंज करना है, उनके माइंड को चेंज करना है, ये बुद्धिज्म की फिलोसफी है। भिक्षुस फॉर एग्जाम्पल गिव अप ऑल द वर्ल्डली गुड इंडिकेशन दैट अबॉलिश द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो भिक्षुस होते हैं बुद्धिज्म के अंदर, वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सबको छोड़ देते हैं, संघ में जाके रहने लगते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को छोड़ना। वही सारी चीजें बता रहे हैं, दुख के कारण को हटा देना, जो दुख का कारण है प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इच्छा चाह, उसको समाप्त कर देना, खत्म कर देना। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, द ओनली थिंग विच कुड सस्टेन द स्टेट इज रिलीजन। ये कहता है बुद्धिज्म, ये कहता है कि जो स्टेट को बचा के रख सकता है वो धर्म है। तो धर्म से ही एक स्टेट, एक गवर्नमेंट चलती है, इनका ये कहना है। रिलीजन इज एनेथीमा, समथिंग इंटेंसली डिसलाइक। तो
ऐसा कहते थे, कार्ल मार्क्स कहते थे रिजन इज एन ओपियम ऑफ मासेस, मतलब एक तरीके से भांग है, नशा है मासेस के लिए, है ना, कि लोगों को कुछ हो नहीं रहा तो बोलते भगवान के भरोसे काम हो रहा है, भगवान के भरोसे हो रहा है, खुद कुछ करेंगे नहीं, बस भगवान के भरोसे काम हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, एनीथीमिया इसको कहा गया है। बहुत ही डिसलाइक करते थे, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, है ना, फटाफट। अब ये देखिए, चेस प्लेयर्स रिलेटेड आर्टिकल है, ग्रेट ईयर फॉर द इंडियन चेस। आप सभी लोगों ने देखा होगा, वेरियस हमारे जो अच्छे अच्छे वर्क करने वाले, जैसे गुकेश हो गया, अच्छी रेटिंग से तेजी से बढ़ रहे हैं, अर्जुन बहुत बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पे, प्रज्ञानंदा बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, है ना। तो टॉप 10 के अंदर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे येलो रेटिंग की, तो वहाँ पे 10th नंबर पे रैंकिंग में अर्जुन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहुत ही उम्दा खेलते हैं अर्जुन, कभी मौका लगे तो उनका गेम देखिएगा, बहुत प्यारा खेलते हैं ना। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, और आगे आप देखेंगे ये जो आर्टिकल है, हाउ ट्राई प्रपोजिंग टू हेल्प द कॉलर्स आइडेंटिटी स्पैमर्स। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ट्रू कॉलर यूज किया होगा, या और भारत कॉलर आईडी यूज किया होगा, या एंटी स्पैम यूज किया होगा। वहाँ पे जो भी स्पैम कॉल है आपको पता चल जाता है और रेड कलर से आ जाता होगा। दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा स्पैम कॉल के अलावा क्या आ जाता है, आपको नाम पता चल जाता होगा, है ना। थर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। अभी यहाँ पे बात कर रही हैं कि अब सिंपली हर फोन में इतना डेटाबेस होगा कि सामने वाले की आइडेंटिटी को बताई जा सके विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो यही पूरी चीजें यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसकी आइडेंटिटी को ओपन की जा सके। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए देखिए, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है विंटर सेशन लॉडेड विद 25 बिल, नो टाइम फॉर द डिबेट सी ऑपोजिशन। तो यहाँ पे ओपोजिशन ये कह रहा है, ये बात सही भी है। सोचिए 25 बिल इंट्रोड्यूस होंगे और टोटल कितने दिन, 56 घंटे के लिए ये मतलब रहेगा। 17 दिन का विंटर सेशन हो रहा है। 17 डेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 56 आवर मिलेगा। अगर 0 आवर को हटा देते हैं तो क्वेश्चन आवर एंड सो ऑन, तो इफेक्टिव 0 आवर क्वेश्चन अगर देते हैं तो देयर आर ओनली 56 आवर्स अवेलेबल टू डिबेट इन द 25 बिल, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर यहाँ पे जो है अपोजिशन डिमांड करता है कि पार्टी डिमांडेड द डिबेट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल। उनकी कैसे अपॉइंटमेंट हुई, क्या चीज़ें हुई, उसके बारे में डिबेट करने की बात करता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ बोली थी, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, मतलब ऐसा एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं जब भी डेमोक्रेसी और इससे रिलेटेड चीज़ें आए कि क्या हो रहा है राज्यसभा लोकसभा से, तो ये एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये एक बहुत ही दुखद सी घटना है और बहुत ही बुरा लगता है इस तरीके से अगर जब भी होता है कि फोर्स टू रिजाइन एज अ टीचर, ट्रांस वुमेन सेज शी वाज ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय द कलीग एंड अब्यूज्ड बाय टीचर्स। तो जो कलीग से जब जैसे इनकी जेंडर आइडेंटिटी जो है लोगों तक पहुंच जाती है, लोगों को पता चलती है, तो इनको कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्कूल से जो है निकालने के लिए कहा जाता है, बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है दे दें। तो किस तरीके से इनइक्वलिटी से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये इसका एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप इसको यूज कर सकते हैं। कौशिक इनका नाम है, 27 इनकी एज है, हर प्रेजेंट अ लेटर ऑफ परमानेंट एज अ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल के अंदर ये टीचर थी, है ना। पहले तो इनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है ना। तो ट्रांस वुमेन होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। स्टूडेंट्स जनरली स्लर्स वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे हिजरा वगैरह, इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं इनको पढ़ाते समय, है ना। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, इनका एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। चलिए, ये देखिए, बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है, बहुत ही अजीबोगरीब न्यूज़ है कि इंडोनेशिया अप्रूव द बैन ऑन द सेक्स आउटसाइड मैरिज। तो इंडोनेशिया ने क्या अप्रूव कर दिया कि आउटसाइड सेक्स, मतलब अगर आपने किसी ने भी बिना शादी के सेक्स किया तो उसे 1 साल तक की सजा मिल सकती है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, सामने वाले को कितनी बड़ी फ्रीडम को जो है कर्व किया जाता है। इंडिया के अंदर जनरली ये चीज़ नहीं है ना। ये चीज़ बहुत ही एक्सेप्टेबल है। और बाकी अदर कंट्रीज़ में भी आप देखेंगे तो लिव इन में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और पसंद करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर बना हुआ है। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं। अगर ये चीज़ होती है, जैसे ही होती है, उसके ऊपर 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है। और कोई भी अनमैरिड कपल अगर साथ में रह रहे हैं तो उन्हें 6 महीने तक की जेल हो सकती है। अगर ये चीज़ आती है तो उसके साथ साथ और भी क्या चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, नए रूल आते हैं जो कि यूज करते हैं, क्रिमिनलाइज करते हैं LGBTQ कम्युनिटी को इन द इंडोनेशिया। तो पूरी तरीके से ये जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को ही एक तरीके से क्या कर दिया गया है,
क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और इस एग्जाम्पल को आपको अपने आंसर राइटिंग के अंदर यूज करना है। तो किस तरीके से नेगेटिव ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, नेचुरल राइट का हनन है यार, इसी तो सीधे सीधे किसी के राइट टू चॉइस का हनन है ना, बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं, उन सब का ये हनन है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। इंडोनेशिया के अंदर जहाँ पे इन्होंने बैन किया सेक्स को आउटसाइड द मैरिज, मतलब शादी नहीं की है तो सेक्स नहीं कर सकते हो, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा रहा आज का लेक्चर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।